अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम रिदा ज़ारा और आप मेरा शो देख रहे हैं ज़ाबितस डिसिप्लिन का एक बहाना। आई वेलकम यू ऑल टू माय शो। यू वाचिंग मी लाइव फ्रॉम द फोरम ऑफ विलिंग वेज पाकिस्तान। हर हफ्ते हम आपके लिए ये शो लेके आते हैं और आप जितने भी व्यूज़ करते हैं और आपके सवालात जो होते हैं हम उसको अपने शो में ज़रूर इंक्लूड करते हैं। हमारे शो का थीम हमेशा जो होता है वो ज़ियाबीतस के साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसके साथ और भी जितने भी रिस्क फैक्टर्स अटैच्ड होते हैं उनके भी आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो हम शो में पूछते हैं। इसके लिए हमारे साथ शो में हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं हर दफ़ा की तरह। डॉक्टर जावेद इकबाल, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब जो हैं वो कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं। सर आपके पास जितने भी केसेस आते हैं ज़्यादातर डायबिटीज़ के साथ में साथ कोई और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछती हूँ अक्सर ख़वातीन, बल्कि लास्ट टाइम भी शो में मैंने आपसे जो पूछा था उनका वेट गेन का भी मसला था, जिसमें आपने कहा था कि हमेशा स्क्रीनिंग जो है वो थायराइड की ज़रूर करा लेनी चाहिए। तो ये जितने भी हार्मोन्स वगैरह जो एंडोक्राइन से इनके लिंक होता है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी के अंदर? बॉडी को जो आप अगर देखें कि बॉडी किस तरह से बॉडी का निज़ाम चल रहा है, तो आप इसको इस तरह से एलेबरेट करते हैं कि ये बॉडी का निज़ाम दो चीज़ों के ऊपर बेनिसार होता है इसका चलने का। अच्छा। अब आप देखें, अभी आप सांस ले रही हैं ना, लेकिन आपको नहीं पता कि आप सांस ले रही हैं। बिल्कुल। ना ही आपको उसके लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट रेट भी एक तरतीब से चल रही है और ना हार्ट ज़्यादा तेज़ चल रहा है, ना कम तेज़, ना वो स्लो चल रहा है। ये सारी जो रिदम से एक चीज़ों को चलाना होता है, ये दो चीज़ें इसमें पार्ट प्ले करती हैं। एक हमारा नर्वस सिस्टम पार्ट प्ले करता है जिसमें न्यूरॉन्स हैं। आप ये समझ लें कि एक जैसे हम मीटर हमारा लगा होता है, वहाँ से लाइट को ले के आते हैं बिजली को, और फिर हमारी एक आगे मेन स्विच टाइप बनता है और वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है सारी। तो इसी तरह से बॉडी में भी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन से सारी न्यूरॉन्स और कंट्रोल आता है और फिर वो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। इसके पैरेलल एक और सिस्टम चल रहा होता है, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अच्छा। एंडोक्राइन सिस्टम का जो मास्टर हार्मोन है वो ब्रेन में लोकेटेड है, उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अच्छा। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आप समझें कि पूरी बॉडी के बाकी हार्मोन्स को और बॉडी के बाकी जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड उनको कंट्रोल कर होता है। कौन कौन से ग्लैंड्स को कंट्रोल कर होता है? थायराइड ग्लैंड होता है आपका, जो है ये एड्रीनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर लोकेटेड है। थायराइड आमतौर पर यहाँ ये वाली उसकी लोकेशन है थायराइड की। फिर इसके अलावा कुछ न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। वो सारा सिस्टम जो है ये कंट्रोल इसका मेन जो है वो आपका ये पिट्यूटरी के साथ है। इसी तरह मेल में मेल का एंडोक्राइन सिस्टम है और फीमेल का फीमेल एंडोक्राइन सिस्टम है जो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है। अब कौन कौन से जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम ज़्यादा आप आम फहम में कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो है ये एंडोक्रिनोलॉजी में आते हैं। उसमें अगर आप देखें तो जैसे किसी बच्चे की ग्रोथ नहीं बढ़ रही तो उसमें हो सकता है उसकी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट हो। अच्छा, इसका भी ताल्लुक पिट्यूटरी से होता है? इसका भी ताल्लुक एंडोक्रिनोलॉजी के साथ होता है। इंटेंस है ये सर। हाँ, तो अगर आपके बच्चे किसी का वेट नहीं बढ़ रहा तो वेट नहीं बढ़ रहा और हाइट नहीं बढ़ रही तो इसका ताल्लुक एंडोक्रिनोलॉजी के साथ है। तो उसमें असेसमेंट ग्रोथ हार्मोन की असेसमेंट होएगी। अच्छा। सिमिलरली उसमें कुछ और हार्मोन भी पार्ट प्ले कर रहे होते हैं जैसे कि थायराइड हार्मोन है। अच्छा। सिमिलरली अगर कोई बच्चा जो है वो अपनी 12 साल की एज में पहुंच गया है और अगर वो मेल है तो 14 साल और अगर वो फीमेल बच्ची है छोटी तो 12 साल, उस एज तक अगर उसके अंदर कोई ऐसी चेंजेस नहीं आई जो कि मेल और फीमेल को डिस्टिंक्ट करती हैं, प्यूबर्टी एज है जिसको प्यूबर्टी कहते हैं, तो वो भी एंडोक्रिनोलॉजी के साथ रिलेटेड होता है। तो ये इश्यूज़ हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में वेट गेन होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों में वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है, तो ये थायराइड के साथ लिंक्ड होते हैं। या सम टाइम एक हमारी बॉडी में स्टीरॉयड लेवल मेंटेन रहता है, उसको हम कार्टिसोल लेवल कहते हैं। तो कार्टिसोल के साथ भी बॉडी के सिस्टम्स का तल्लक होता है, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर का। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो होने लग गया है और उसके साथ सिम्टोमेटिकली चक्कर आने शुरू हो गए हैं तो इसका तल्लक कार्टिसोल के साथ हो सकता है। और अगर आपका बीपी हाई रहना शुरू हो गया तो और वेट गेन होना शुरू हो गया तो हो सकता है कि आपके कुशीनाइट टाइप बीमारी का शिकार हो, जो कि एड्रीनल स्टीरॉयड्स की ज़्यादती का नाम दूसरा नाम है। यानी स्टीरॉयड अगर ज़्यादती हो जाए या स्टीरॉयड्स की कमी हो जाए, दोनों सूरतों में पेशेंट सफ़र करेगा। तो ये सारी जो मैंने कुछ ये जो इलामात का जिक्र किया है, इन सारी चीज़ों का तल्लक
आपके एंडोक्राइन सिस्टम के साथ है। और इंटरेस्टिंगली मिस्टर आपके चूँकि बड़ा गौर से चीज़ें पढ़ती हैं, सुनती हैं, और आप डायबिटीज़ आप सीख गई हैं, तो अब मुझे लगता है कि एंडोक्राइन के बारे में भी आप अच्छे, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, आप एक्सपर्ट उसमें होती जाएगी। तो उसमें ये है कि मैं आपके लिए बताता चलूँ कि ग्रोथ हार्मोन जैसे अब डेफिशिएंसी उसकी इम्पॉर्टेंट है, उससे आपकी ग्रोथ रुक जाती है, इसी तरह ग्रोथ हार्मोन की जो ज़्यादती है वो भी ठीक नहीं होती। अगर वो बचपन में हो जाए तो वो जो बच्चे हैं वो बहुत टाल हो जाएंगे। अच्छा। और अगर वो आपकी मेरी एज में हो जाए तो एक्रल पार्ट से लार्ज होना शुरू हो जाएंगे। एक्रल पार्ट से मुराद ये कि लिप से लार्ज होना शुरू हो जाएंगे, हाथ जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएगा साइज़ उनका, और जो पाँव का साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ताकि आपके पाँव का जो साइज़ है वो 14 नंबर से क्रॉस कर जाएगा। अब आपको पता है ये बड़ी एज में भी होता है। हाँ जी, एक ट्यूमर होता है जो वहाँ से ग्रोथ हार्मोन को एक्स्ट्रा बनाता है, और उसके नतीजे में ये पार्ट्स बढ़ने शुरू होते हैं। उसमें कद तो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कद तो जो अपने टाइम पे बाद काम होना था पूरा वो तो हो गया। अब ये है कि चूँकि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस बन रहा है तो वो अपने बाकी पार्ट्स पे अपना असरात छोड़ता है, उसके रिजल्ट में जूतों का साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे लोगों को तो जूते ही फिट नहीं आते और 14 नंबर शूज़ हो जाते हैं। आपने ऐसे लोग देखे? ऐसे कई देखते हैं रोज़ाना। तो ये है कि ये इसको हम एक्रोमेगैली कहते हैं, और ये एक ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर है जो आफ्टर द एज ऑफ क्लोजर ऑफ बोन्स होता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, अब चूँकि बातें इसी हवाले से हो रही हैं एंडोक्राइन के हवाले से, तो मैं कद बढ़ने के हवाले से 2 मिनट आपके लेना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। के कद जो हैं वो अक्सर हमारे पास वालिदैन ये कंसर्न लेके आते हैं कि उनके बच्चे का कद छोटा है और उनके बच्चे का कद बढ़ नहीं रहा, तो कोई ऐसी चीज़ है जो लगा लें तो बस बच्चे का कद फौरी बढ़ना शुरू हो जाए। आपको पता है हमारी कौम जो है वो हमेशा से एक उसमें अच्छी बात है कि मेरे कल्स का मतलब मेरे कल्स की शौकीन रही है। सर, और प्रीडिस्पोज भी तो है ना। हाँ, प्रीडिस्पोज। हम लोग समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मुआवजा हो जाएगा, वेट करते हैं कि ऐसा कोई मुआवजा हो जाए, कैसे हो जाए। डायबिटीज़ में भी आपको पता लोगों को सब्ज़ बाग देखने का बड़ा शौक़ है, वो समझते हैं कि कोई ऐसी दवाई आ जाए ना कि बस एक दफ़ा ही लेनी पड़े और उसके बाद शुगर का खात्मा हो जाए। इसी तरह जो हाइट के मामले में भी बहुत सारे लोगों का ये कि डॉक्टर साहब को ऐसी दवाई दे देने कि बच्चे का कद बस बढ़ जाए और बेटी का कद बढ़ जाए। दूध वैसे इंपॉर्टेंट है, दूध से कद तो नहीं ना बढ़ता। तो वो कहने का मतलब ये है कि जब लोग आते हैं तो इसमें बड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है। एक बहुत बड़े सर्जन हमारे टीचर ही होते थे, उनका नाम है प्रोफेसर जावेद गर्देसी। मेरे वाला नाम जावेद नाम मेरे गर्देसी हैं। उनके फादर भी सर्जन हैं। मैंने एक दफ़ा उनसे ये बात सुनी और उन्होंने कहा कि मुझे 40 साल लगे हैं ये समझते हुए कि सर्जरी का, यानी मुझे जल्दी भी ये पता लग गया कि सर्जरी कब करनी चाहिए, बट ये मुझे 40 साल में पता लगा है कि सर्जरी कब नहीं करनी चाहिए। तो एंडोक्रिनोलॉजी में जब आप काम करते हैं तो आपको ये समझ आती है कि ग्रोथ हार्मोन कब नहीं देना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन सिंथेटिकली अवेलेबल होता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन देने की इंडिकेशंस वही है जब ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट हो और आप उसको डॉक्यूमेंट कर लें कि ये डेफिशिएंट है, सर्टन इंडिकेशंस के अंदर देते हैं। और आपको ये भी पता हो कि आप ग्रोथ हार्मोन देना है तो इतने अरसे के लिए हमने देना है और इतने अरसे में प्रिडिक्टेड रिस्पांस आने का चांस है। ऐसा नहीं है कि आमतौर पर बच्चे किस एज में आते हैं, 16 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, वालिदैन ले के आए हैं कि चलो भाई चलते हैं किसी के पास, किसी बड़े प्रोफेसर के पास जाते हैं और बच्चे के कद जन्म बढ़वा के ले आते हैं, मतलब कोई ऐसा टीका लगवा लेते हैं। और मुझे एक मेरा दोस्त शायद सुन रहा होगा, प्राप्त अच्छी बात है, वो डॉक्टर ही हैं लेकिन वो इंग्लैंड में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे 2-4 फ़ोन किए पिछले दिनों में और एक तरह से मुझे काफ़ी तंग किया इस सेंस में कि उनका कोई आगे दोस्त जो है उसके बच्चे की कद थोड़ा बहुत उससे उनके हिसाब से कम है, तो वो मुझे ये पूछ रहा था कि ग्रोथ हार्मोन के बस क्लिक्स बना के भेज दो कि कितने लगने। तो मैंने कहा यार आप खुद मतलब MBBS हो, समझदार हो, ऐसे थोड़ी होता है कि हर बंदे को हम ग्रोथ हार्मोन एडवाइस कर दें टेलीफोन पे, वो भी कि आप इतने क्लिक्स लगा लें तो उससे कद बढ़ना। कहता कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा ना। तो मैं लोगों के लिए बता दूं कि एक तो ये है कि इसका एक मखसूस टाइम के बाद फ़ायदा आना शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि आज हमने 10 क्लिक्स लगाए हैं ग्रोथ हार्मोन के तो अगले दिन कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट आपको 1 ईयर का पीरियड ज़हन में रखना चाहिए कि उसकी जो बेनिफिट्स आने शुरू होते हैं। 6 मंथ से 1 ईयर तक अगर पीरियड नहीं है तो फिर तो आप लगा ही नहीं सकते। कब कद नहीं बढ़ाया जा सकता, यूजली
अगर बच्चे में प्यूबर्टी आ गई, मेल बच्चे की बात कर रहा हूँ, यानी अगर 14 ईयर का हो गया है, प्यूबर्टी आए तो 2 ईयर हो गए हैं, 16 का हो गया, उसके बाद 2 ईयर आफ्टर प्यूबर्टी मेल की बच्चे की बात करूँ, उसके बाद यूजली देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ गिविंग ग्रोथ हार्मोन, बेनिफिट नहीं है और फर्दर वर्कअप का भी उस तरह से बेनिफिट नहीं है। हाँ, आप उस कंडीशन देख सकते हैं जो ट्रीटेबल है, जैसे कि थायराइड उनमें से एक है। जो बच्चियाँ हैं, जो बेटियाँ छोटी, वो जो है अगर उनके अंदर प्यूबर्टी आ गई है, मेंसेस आ गए हैं, उसके बाद आप उसके 1 साल का पीरियड समझ लें। कई दफ़ा मैंने देखा वो पीरियड कम हो के 6 मंथ्स भी आ जाता है, तो 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर अंदर अगर आप वो नहीं एड्रेस कर चुके तो फिर एड्रेस नहीं किया जा सकता इन जनरल। लेकिन हम इसके मज़ीद इसमें लिमिटेशन भी हैं, कुछ इश्यूज़ और भी हैं। आप ये करते हैं कि आप उनका एक्सरे करवा के देख लेते हैं कि क्या उनकी बोन्स क्लोज हो गई हैं या अभी कुछ मार्जिन है। सही। सो केयरफुली रेडियोलॉजिस्ट भी देखता है और एंडोक्राइन के लोग भी देखते हैं कि अंदर अगर तो कोई मार्जिन ऐसे हैं कि जहाँ पे भी क्लोजर नहीं हुई बोन्स की और कुछ मार्जिन लिया जा सकता है और ग्रोथ हार्मोन भी डेफिशिएंट है, तो फिर ग्रोथ हार्मोन देना चाहिए। वो फिर आपका कोई एक्सपर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन जो हमारे लोगों की अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन होती है और वो बड़े मायूस पर जाते हैं, तो वो ज़रा हमें भी थोड़ा हमारे लिए उदासी होती है। आज भी एक बच्ची ने कोशिश की, उसकी मदर जो है वो पहले से मेरी पेशेंट है, तो वो उनको लेके आई थी कि अब जो है ये आप इनका ज़रा देखें, और वो बच्ची बड़े उदास होकर वापस गई है जब उससे ये कहा गया कि नहीं ये अभी गुंजाइश इसकी बिल्कुल नहीं है। सर ये मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आपको भी बताऊंगी। एक शू सोल्स होते हैं कि वो स्टिमुलेट करते हैं तो उससे हाइट बढ़ती है, आपने इसके बारे में सुना हुआ? हाइट बढ़ने के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, हाइट बढ़ने में जो नॉर्मल हाइट अचीव करने में हम ये करते हैं, हम मदर की हाइट ले लेते हैं, फादर की हाइट ले लेते हैं। एक फार्मूला है, बॉयज़ की अलग है, गर्ल्स की अलग है। उस फार्मूले के तहत हम उनकी एक मिड पेरेंटल हाइट निकाल लेते हैं, उससे हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि बच्चा इसके करीब पहुंच गया या नहीं। उससे 8 सेंटीमीटर नीचे और 8 सेंटीमीटर ऊपर हाइट उस बच्चे की आ जानी चाहिए एट द एज ऑफ क्लोजर ऑफ द बोन्स टिल। अब क्या वो उस तक पहुंच जाएगा कि नहीं, आप वो एक ग्राफ होता है जिसके ऊपर आप ड्रा करते हैं, इधर एक एज का कॉलम होता है और एक साइड पे हाइट का कॉलम होता है। जब आप उसको ड्रा करते हैं तो उसमें लाइनें लगी होती हैं कि ये बच्चा कितने स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉल कर रहा है। अगर तो बहुत ही लो है अपनी हाइट के हिसाब से जो उसने अचीव करनी थी, फिर उसको फौरी इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर वो करीब करीब है, अंदर को लेवल्स के अंदर आ रहा है, फिर हम उसको वॉच करते हैं कि अगले 3 महीने में कितने सेंटीमीटर ग्रो करता है। बात समझ गए? अच्छा, इस दौरान में उसको विटामिन डी की ज़रूरत होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसका थायराइड ठीक होना ज़रूरी होता है, थायराइड टेस्ट करवा लेते हैं। उसके अंदर कोई और प्रोलैक्टिन लेवल बड़ा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो उसको रोक सकती हैं। ये भी देखा गया, थायराइड की बात करता हूँ। और वेट गेन जो है, जैसे जितना ज़्यादा वेट गेन होता है वो भी किसी हद तक इफ़ेक्ट ज़रूर करता है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी को भी करता है और इसको भी हाइट को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, जो भी ओवरवेट बच्चा होएगा ना, आजकल बच्चों में जो ओवरवेट होना ये भी बहुत बड़ा इशू है। इस पर हम बात करेंगे बाकायदा किसी दिन, ओबेसिटी एंड डायबिटी, तो ये बड़ा इशू है, इस पर हम अलग बात प्रोग्राम करेंगे। तो वेट के ऊपर बच्चों के नज़र रखें, उनको बहुत ज़्यादा ये फास्ट फूड्स पे ना लगाएं, उनके कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ना करें, उनकी बैलेंस डाइट रखें, सब्जियों का इस्तेमाल भी कराएं, उनको 30 मिनट वॉक का भी मशवरा दें। ये सारी चीज़ें साथ से चलानी होती है। और दूध का गिलास जैसे आप कह रही थी, आपको आपकी अम्मी पिलाती होंगी, तो वो भी आप साथ पिए थे। वो भी साथ पिए, वो इसलिए कि कैल्शियम उसमें आ जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें यानी बैलेंस डाइट जो है वो बच्चे को मिलनी चाहिए, उससे उसकी हाइट टाइम पे अचीव होती जाती है। अगर आपका कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है तो उससे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने नेचुरल कर्व से ज़्यादा जो है उसका हाइट बढ़ेगी। दूसरा ये कि अगर माँ जो है वो 5 फुट की है और फादर वो 5 फुट 2 इंच का है, तो जो बच्ची है उससे आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 6 फुट की होएगी? हमारे यहाँ लोगों का यही कॉन्सेप्ट है ना कि हम दोनों तो जैसे हैं वैसे हैं, हमारी ज़िंदगी गुजर गई है, लेकिन बच्ची की हाइट जो 6 फुट होनी चाहिए। और बच्चियों को मतलब ये जो है ना इस तरह नहीं लगाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि जिस साइड पे आप माशाल्लाह अचीव जो आपने कर ली है और अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही है तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपको बिल्कुल किसी कॉम्प्लेक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब माँ बाप बार बार बातें करते हैं ना ये कि अच्छा ये हमारी बच्ची इसका कद ज़रा छोटा है, तो थोड़ा तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट आता है बच्चे के ऊपर। वो नहीं आना चाहिए। बच्चे को कहें जो आप हैं वैसे माशाल्लाह आप बहुत ठीक लगते हैं,
और वो सही लग भी रहे होते हैं, ऐसी को हमें तो सही लग रहे होते हैं, माँ बाप थोड़े मतलब रेडी रहते हैं चीज़ों के बारे में। अच्छा, अब बात की जी थायराइड की। थायराइड की हमने आज बात करनी थी। थायराइड का जो ग्लैंड है वो बेसिकली नेक के अंदर उसकी लोकेशन है, और वहाँ से जो सिक्रीशन निकलती हैं उनको हम T4 और T3 कहते हैं। इनका काम क्या होता है बॉडी में? बॉडी की सारी एनर्जी का और मेटाबॉलिज्म जो है वो थायराइड के साथ लिंक्ड है। अगर आपकी बॉडी में थायराइड की मिकदार पूरी है तो आप एनर्जेटिक हैं, आप अपना काम सही करते हैं, आपको कोई कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी नहीं होती, आपको कोई गर्म सर्द नहीं लगता मौसम, आप जो मौसम चल रहा होता है उसके मुताबिक चलते हैं। जो ही ये रिदम डिस्टर्ब्ड होता है, यानी थायराइड की ज़्यादती हो जाए या थायराइड की कमी हो जाए, तो बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन जिसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो गई, T4 ज़्यादा हो गया, T3 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है अब वो हाइपर थायराइड की स्टेट में चला गया। हाइपर थायराइड इरिटेबल होएगा, आपकी जॉब प्लेस पे वो गुस्सा करेगा, उसके लिए एनवायरनमेंट कंफर्टेबल नहीं रहेगी, जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है उसको वो एरिया हार्ड फील होना शुरू हो जाएगा। वेट के ऊपर क्या चेंजेस आएंगी कि वेट उसका लूज़ होना शुरू हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो अगर हार्ट रेट नॉर्मल कोई 70 और 80 के दरमियान रहता था तो अब वो हार्ट रेट उसका 110 120 रहना शुरू हो जाएगा। इससे हार्ट पे इफेक्ट आता है? हार्ट रेट पे इफेक्ट आता है, बिल्कुल आता है, हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। सो वो पेशेंट जिसका हार्ट रेट ज़्यादा हो और जिसका वेट लूज़ हो रहा हो वो हाइपर थायराइड का शिकार हो सकता है। सर स्टडीज़ जो है, क्योंकि मैं अपनी साइकोलॉजी की फील्ड की बात करूँगी तो बहुत लिंक करती हैं डिप्रेशन और थायराइड को, हैंड इन हैंड चलते हैं। तो मैं चाहती हूँ इस पे भी आज आप थोड़ी सी रोशनी डालें। एंजाइटी का जो मरीज़ है बिल्कुल, और अग्रेसिव मरीज़ जो है वो हाइपर थायराइड में फॉल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ओवर एनर्जेटिक है, ओवर एंथुसियास्टिक है, तो उसके अंदर हाइपर थायराइड फेज हो सकती है। वेट लूज कर रहा है, खा पी नॉर्मल रहा है, वेट लूज कर रहा है, वार्म वेट हैंड्स के साथ फिर रहा है, आप हाथ मिलाते हैं वार्म होते हैं हैंड लेकिन वेट भी होते हैं। अच्छा, वो प्योर एंजाइटी तो नहीं होती, हाइपर थायराइड स्टेट होती है। एंजाइटी में कोल्ड और वेट हैंड्स होते हैं, आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो कोल्ड और स्वेटी हैंड्स होते हैं, तो इसमें वार्म वेट हैंड्स होते हैं हाइपर थायराइड में। ट्रेमरिंग आ सकती है बॉडी में। तो जो डिप्रेस होते हैं लोग, उन डिप्रेशन की डिफरेंशियल में हाइपोथायराइड आ जाता है। हम किसी को मेडिकल टर्म में जब हमने किसी स्टूडेंट को या किसी अपने ट्रेनी को कहना हो कि ये काम सही नहीं करता या मतलब सुस्त सा लग रहा होता, तो हम उससे कहते हैं कि यार ये हाइपोथायराइड क्यों लग रहे हो। तो हाइपोथायराइड मतलब फटीग्ड होगा, वो ओवर एनर्जेटिक होता है जो हाइपरथायराइड होता है। जो हाइपोथायराइड है वो फटीग्ड होगा, डिप्रेस्ड होगा, मूड उसका डाउन होगा और वो नॉर्मल से ज़्यादा फटीग फील करेगा काम के दौरान, मेंटल कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी और एक साइकोसिस में मुब्तला हो सकता है। और सम टाइम अगर सीवियरली हाइपोथायराइड हो जाए तो इसको हाइपोथायराइड मैडनेस भी कहते हैं, उसमें वो पागलों वाली हरकतें भी कर सकता है। ये इतना जो थायराइड का हार्मोन है आपके इतना ज़्यादा फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है? थायराइड बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग इफेक्ट करता है। और ये जो हाइपोथायराइड है ये वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, हालांकि इनकी वही खुराक होती है जो पहले खा रहे थे, लेकिन वेट गेन शुरू, एक्सेसिव वेट गेन करते हैं। इनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, ऑपोजिट टू हाइपरथायराइड जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इनको सर्दी लग रही होगी और इस मौसम में भी जब हम बैठे हैं तो इनको एसी इनको पसंद नहीं होगा, एसी लगाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो एसी बंद करके बैठे होंगे। तो ये इलामात है, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, हार्ट रेट इनका ज़रा स्लो हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, इनके हार्ट रेट स्लो होते हैं जो हाइपोथायराइड होते हैं। इसके ऑपोजिट आपको जैसे बताया कि थायराइड हाइपर हो जाए तो फिर टैकीकार्डिया हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये कुछ इलामात हैं जहाँ से पेशेंट जो है वो कंसर्न्स होते हैं और फिर अपने टेस्ट कराते हैं। एक और जो बात मैंने इसमें से ऐड करनी थी वो थी बाल गिरने की बात। तो बाल भी आमतौर पे बाल गिरना या स्किन का ड्राई हो जाना या स्किन ज़रा पेल महसूस होना और पफ़ी हो जाना, चेहरा पफ़ी हो जाएगा और स्किन पेल हो जाएगी, ये हाइपोथायराइड की निशानी है। तो इसमें थायराइड को ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए। बाल के बारे में पता, बालों के बारे में फीमेल बहुत कंसर्न होती हैं, तो जो ही बाल गिरने शुरू होते हैं तो वो फौरी पहुंच जाते हैं टेस्ट करवाने। हाँ जी।
ठीक है सर, ये तो अलामात की बात होगी। अब हम देख रहे हैं, पूछना चाह रही कि कौन सी कैटेगरीज होती है, क्या ये बच्चों में और टीनेजर्स में भी थायराइड हो जाता है, स्पेशली हाइपो की अगर बात करें तो? मैं ये समझता हूँ कि जो भी बेबी बॉर्न होता है उसका TSH या उसका थायराइड प्रोफाइल जो है वो नियोनेटल TSH वगैरह होना चाहिए उसी टाइम इसलिए अच्छा। कि अगर हम उसको वेल इन टाइम रिकग्नाइज ना करें तो उसके ब्रेन के ऊपर बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन्फेंट्स के ऊपर। इसी तरह अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान ख़ास तौर फर्स्ट 10 वीक्स में अगर वो हाइपोथायराइड है तो उसके बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट के ऊपर असरात आ सकते हैं। तो माँ की भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए और बच्चा जो बॉर्न हुआ है उसकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो सर अगर माँ थायराइड डायग्नोस्ड है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर तो लाजमन हो जाता है ना कि उसके बच्चे की भी स्क्रीनिंग की जाए और जब प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी डोजेज को एडजस्ट किया जाए। ठीक। ऑलरेडी वो जो बाहर से रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है इन द फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन, उसको चाहिए कि वो अपने फिजिशियन जो थायराइड फिजिशियन उनका है उसके साथ कंसल्ट करके अपनी डोजेज को एडजस्ट करें। ठीक। क्योंकि रिक्वायरमेंट जो थायराइड हार्मोन की है, रिप्लेसमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है। ठीक। अबाउट 35% रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है सही थायराइड की। आप ये समझने इन जनरल हफ्ते में 1 या 2 गोलियों का इजाफा करना पड़ता है। सर प्रेगनेंसी में इस तरह के अलामत क्यों होते हैं, जिस तरह शुगर लेवल है वो भी बढ़ जाता है, थायराइड भी बढ़ जाता है, ये क्या वजह है? अब तो आपने प्योरली साइंटिफिक क्वेश्चन का लिया ताकि आपको पूरी साइंस पढ़ाएंगे। असल में प्रेगनेंसी स्टेट ऐसी होती है ना, जैसे आप देखिए प्रेगनेंसी में मदर ने अपने आप को भी नरिश करना है और बच्चे को भी नरिश करना है, तो रिक्वायरमेंट तो नेचुरली बढ़ जाएगी ना, वाइटामिन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। अब आपने पूछा कि डायबिटीज़ की, तो बॉडी में केमिकली ऐसी चेंजेस आ रही होती है जो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन को बढ़ा रही होती हैं। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस में इजाफा होता है तो ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी की पूरी साइंस है जिसमें सारे केमिकल्स का उतार चढ़ाव होता है, कई एंटीबॉडीज बढ़ जाती है। तो इस तरह सी चीज़ें हैं जो एंडोक्राइन को ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी बहुत इफेक्ट करती है। तो एंडोक्राइंस का और प्रेगनेंसी का आप समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि चूली दामन का साथ है। इसको ऐसे ही कहते हैं, मैंने गलत कहा है? नहीं, सही कहा। दामन चूली तो नहीं है, चूली दामन का साथ है। अच्छा ठीक है, तो इसी तरह से हो गया। इसी तरह जो गायनाकोलॉजी है जिसमें फर्टिलिटी आ जाती है, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं या अबॉर्शंस हो रही हैं, इनका भी एंडोक्राइनोलॉजी के साथ बहुत लिंक्ड है। तो एंडोक्राइनोलॉजी और फर्टिलिटी भी आपस में बोले, यानी गायनी और ये दोनों सब्जेक्ट्स करीब करीब चलते हैं। और उसमें एक स्पेशल पार्ट जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी, वो गायनी का पार्ट है। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमने बात की कि थायराइड की क्या टाइप्स होती हैं और किन किन लोगों के अंदर वो प्रोन होता है। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब सिम्टम्स अलामात आ जाएं तो कौन सा सही राइट टाइम होता है कि अलामात कुछ देख के तो आप डॉक्टर को विजिट करें, और कौन से ऐसे अलामात? ऐसे पेशेंट जिनका वेट मैंने बताया गेन हो रहा है या वेट लूज हो रहा है, जिनके वेट में चेंज आ रही है। ऐसे पेशेंट जिनकी हार्ट रेट में कुछ तब्दीली आ रही है, हार्ट रेट तेज़ होने लग गया या हार्ट रेट कम होना शुरू हो गया। ऐसे पेशेंट जो सर्दी और गर्मी में से कोई एक को ज़्यादा फील करना शुरू हो गए। ऐसे पेशेंट जो लो मूड का शिकार हैं या ओवर एंक्शियस हो गए, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहने लग गई है। ऐसे सारे मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि जाके अपने थायराइड टेस्ट के लिए रुजू करें। और आमतौर पे जो टेस्ट हम एडवाइस करते हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ अपने सुनने वालों के लिए। वो 3 टेस्ट होते हैं, TSH, फ्री T4 और फ्री T3। ये टेस्ट अगर वो लैब में चले जाएँ तो उनको थायराइड फंक्शन टेस्ट कहेंगे तो भी उसमें ये कवर हो जाते हैं। हमेशा अपने जो थायराइड के जो टेस्ट हैं वो रिलायबल लैब से करवाएं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत ये भी है, ऐसे ना करें कि आप जहाँ से कुछ थोड़ा सा मार्जिन मिल रहा हो कंसेशन का, आप उस कंसेशन के चक्कर में आप गलत टेस्ट करवा लें। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में चूँकि काम करता हूँ मैं डे टाइम पे, तो हम लोग इनमोल हॉस्पिटल जो ये है जो वफाकी हुकूमत का इदारा है इनमोल, शेख ज़ैद हॉस्पिटल की बैग पे, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं। इनमोल वाले चूँकि एक अरसे से थायराइड के टेस्ट कर रहे हैं और एक्सपर्ट हो गए हैं, तो उनकी जो टेस्टिंग है थायराइड की वो काफ़ी ठीक होती है। तो मैं प्राइवेट लैब्स का तो यहाँ जिक्र नहीं करता क्योंकि वो फिर ज़रा अजीब हो जाएगा, लेकिन सरकारी जो एक लैब है जो इनमोल है उसकी मैं बात ज़रूर करूँगा, तो वहाँ से टेस्ट करवाने चाहिए थायराइड हार्मोन्स के। ठीक है सर, कोई लास्ट क्वेश्चन ये हम फिर शो रैपअप की तरफ जाते हैं। आप हमारे व्यूअर्स को थायराइड से रिलेटेड अगर कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में थोड़ा गाइडलाइंस दे दें तो वो बहुत मुफीद होगा।
अब ये एक ऐसा आपने क्वेश्चन किया जिसका जवाब ये है कि इसका कोई लिंक नहीं है इसके साथ, कोई लिंक नहीं कोई है, लिंक नहीं है। ठीक है, कोई वॉक, कुछ भी, कोई हेल्थी एक्टिविटी? मतलब इन जनरल तो हर एक बंदे को एडवाइस है कि वो वॉक भी किया करे, अपना खाना पीना भी सही बैलेंस रखे, लेकिन अगर आप मेरे से ये कहें कि स्पेसिफिकली अगर थायराइड कम है तो थायराइड रिप्लेस करने से ठीक होएगा, वो वॉक से ठीक नहीं होएगा। अगर हाइपर थायराइड है तो हाइपर थायराइड की ट्रीटमेंट लेंगे, मेडिसिन हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन है, सर्जरी है। सर्जरी एंड पे आती है वैसे इन सारे मामलात में, लेकिन मतलब बाकी ऑप्शंस हैं, तो वो जो ट्रीटमेंट ऑप्शन उनके फिजिशियन डिसाइड करेंगे उन पे उनको जाना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इटसेल्फ उनको करेक्ट नहीं करेगी प्रॉब्लम्स को। ठीक है सर, मैंने बहुत आज का शो एंजॉय किया एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने भी इतना ही एंजॉय किया जितना मैंने एंजॉय किया। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं प्लीज़ आप हमारे शो के नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे जाके आप इनबॉक्स में अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज़ कीप इट इन माइंड, आप जितने भी मैसेजेस भेजते हैं मैं ज़रूर आपके मैसेजेस पिक करके खुद सर के पास लेके आती हूँ। कोई और आपको मालूमात लेना हो प्लीज़ डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आपको अगर लगता है कि आपको थायराइड है तो ज़रूर अपने करीबी कंसल्टेंट को रब्ता करें। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।